हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज आप 14 जुलाई एंड 14 जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो 12 बजे आता है। कब आता है? 12 बजे आता है, दिन में 12 बजे। बिल्कुल तैयार हो जाइए। और सबसे मेन बात, अगर आप सब्सक्राइबर हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस करो। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपके इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो सकते हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत है इस चैनल पर, बट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपका मिस हो सकता है, आपकी नॉलेज का डिप्रिसिएशन हो सकता है। तो एप्रिसिएशन करने के लिए अपनी नॉलेज का बेल आइकन प्रेस जरूर करें। क्लियर? चलते हैं, देखते हैं। देखो जीएसटी रिफॉर्म सबसे पहले पढ़ाएंगे। जीएसटी रिफॉर्म, देखो जैसे आप जानते हो कि जीएसटी को आए हुए 8 साल हो चुके हैं और 1 जुलाई को इसका 8वां बर्थडे बना था। इवन केक भी कटा था। क्लियर? केक तो नहीं कटा, बट मैं आपको हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। क्लियर? तो कई सालों से इसमें रिफॉर्म की डिमांड है कि जीएसटी के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड भी चेंज होते जा रहा है और चेंजिंग वर्ल्ड के साथ हमें भी जीएसटी में रिफॉर्म करना चाहिए। तो जीएसटी में से कौन कौन से पॉइंट है जिसमें रिफॉर्म की डिमांड करी जा रही है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर, सीसीटीवी कैमराज विल बी इंस्टॉल इन रेलवे कोच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन और रिलीवेंट भी है, क्योंकि होना भी चाहिए ऐसा। अब कितने कैमरे लगेंगे, किस जगह लगेंगे, क्यों ऐसा सोचा है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर, एस जयशंकर मीट विद सिंगापुर फॉरेन मिनिस्टर। देखो एस जयशंकर साहब की सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई। क्या डिस्कस हुआ वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया डील ऑन फर्टिलाइजर। देखो जैसे आप जानते हो कि जेपी नड्डा साहब, यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल, ये अभी सऊदी अरेबिया में गए हैं। और सऊदी अरेबिया में क्या डील हुई, कौन सी कंपनी इंडिया की इंपोर्ट करेगी, किस कंपनी ने सऊदी अरेबिया से फर्टिलाइजर, जो कि बताऊंगा मैं आपको कितना मिलियन टन होगा और एनुअली कितना है और कब, कितने साल के लिए डील हुई है, और इसके अलावा कौन कौन सी डील साइन हुई है। चलते अपन। देखो सबसे पहले जीएसटी रिफॉर्म। देखो आप जानते हो कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बेसिक बच्चे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर? जीएसटी। अब जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है? सारे इनडायरेक्ट टैक्स को यूनिफाई कर दिया है, एक टैक्स बना दिया है, दैट इज कॉल्ड अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स, इज कॉल्ड अ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? अब सब 5 स्लेब होते हैं। कौन कौन से? 0% स्लेब, 5% स्लेब, 12% स्लेब, 18% स्लेब और 28% स्लेब। अब इन्हीं 5 स्लेब के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है प्रोडक्ट पर। ऐसा नहीं है कि किसी पर 14.5 लगा दिया, किसी पर 6 लगा दिया परसेंटेज। अब ऐसा नहीं होता है। जीएसटी के में क्या होता है कि 5 स्लेब है, आपको इसी स्लेब के अंदर आपके जो भी प्रोडक्ट है, किसी भी प्रोडक्ट है, उसको इसी स्लेब में डाला जाता है, इसी हिसाब से आपको टैक्स लगता है। क्लियर? अब क्या कहानी है कि जीएसटी को 8 साल हो चुके हैं। जैसे 2017 में आया था, तो 8 जुलाई, वी कैन से 1 जुलाई 2025 में इसको 8 ईयर हो गया था, ये 8 साल का हो गया था। और इवन जीएसटी का केक भी कटा था कि आपको 8 साल हो चुके हैं। बट अब देखो, हर किसी का बर्थडे आता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज होता है। जैसे मानिए किसी बच्चे का है, जन्म हुआ है 1990s में। क्लियर? और 8 साल बाद 1998 में वो 8 साल का हो गया, और उसके साथ उसका लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड, वे ऑफ ड्रेसिंग, ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग, सब चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो क्योंकि वो 8 साल का हो गया है, तो इसी के साथ अगर उसी हिसाब से आप 1990s में आप कपड़े पहनाओगे, उसका बोलो कि आप उसी हिसाब से बोलो जब आप 1 साल के थे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उसमें भी चेंजेस चाहिए, वो खुद ही चेंज करेगा। तो जीएसटी में भी ऐसे ही 8 साल हो गए हैं, अब उसमें भी चेंजेस चाहिए। जैसे कई सारी डिमांडें भी आई थी, जैसे स्टेट की डिमांड आई थी, कई सारे टैक्स कम करने की डिमांड आई थी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था 1-2 डिमांड के बारे में। इसको जीएसटी को रैशनलाइज करना है। क्या करना है? रैशनलाइज करना है एंड सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। अब आप जानते हो कि जीएसटी भरने के लिए कई सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, जो सीए होते हैं या फिर जो एक्सपर्ट होते हैं, जीएसटी भरते हैं। बट इसके अलावा क्या होता है कि क्योंकि हम भर नहीं पाते, कॉमन पर्सन नहीं भर पाता है जीएसटी,
तो इसको और सिंप्लीफाई कर सके कि हम कॉमन पर्सन भी जीएसटी भर सके, जिससे उसको कंसल्टेंट फीस ना देना पड़े। जो भी सीए है, जो भी जीएसटी कंसल्टेंट है, उसको फीस ना देना पड़े कि 500, 1000, 1500 रुपीज़ कि भाई हमारा जीएसटी भर दो। तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो कॉमन मैन, ले मैन इजीली जीएसटी भर लेगा, फिलिंग कर लेगा। तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। दूसरी डिमांड मैंने आपको बताई थी कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। क्या है? देखो, जैसे आप जानते हो जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं इन पर 18% टैक्स लगता है। कितना लगता है? 18% टैक्स लगता है। और मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, जब हमारे नितिन गडकरी साहब महाराष्ट्र में एक रैली में थे, तो उन्हें से डिमांड करी गई कि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लगता है उसे 18% से हटा के किस में कर दीजिए, 5% टैक्स लगना चाहिए। क्लियर? क्योंकि हमारे इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बड़ा कम है, और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए टैक्स भी कम करना पड़ेगा, लोगों को इंटरेस्ट बढ़े, प्रीमियम कम हो। क्लियर? इवन मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, हेल्थ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि कोऑर्डिनेशन करता है बिटवीन थर्ड पार्टी और हॉस्पिटल एंड हेल्थ सीकर, इनके बारे में कोऑर्डिनेशन की, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में उसको जानकारी मिल सके। बट इसको मैंने बताया था कि पहले ये किसी और मिनिस्ट्री में था, अब इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर कर दिया। पहले हेल्थ मिनिस्ट्री में था ये प्लेटफॉर्म, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री में कर दिया है। वो छोड़ो, वो उससे रिलेट नहीं करता, हालांकि मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। क्लियर? क्या है कि बोला कि 5%, तो नितिन गडकरी साहब बोला कि इट इज़ नॉट माई ऑथोरिटी, ये जीएसटी काउंसिल का काम है। किसका काम है? जीएसटी काउंसिल का। जब भी मीटिंग होगी जीएसटी काउंसिल की, तो मैं इस पर डिस्कस करूंगा। इसके लिए फिर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, तो इसके लिए एम्पावर्ड मिनिस्टर मीटिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावर्ड कमेटी भी सेटअप करी गई थी पार्लियामेंट के अंदर, कि इस पर स्टडी करेगा कि टैक्स कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इवन एक और डिमांड है कि जो 12% का स्लेब है इसको हटा दीजिए। कोई मतलब का नहीं है 12% का स्लेब, इवन कम स्लेब होंगे तो लोगों को बेनिफिट मिलेगा। 12% का स्लेब बिल्कुल हटा देना चाहिए, जो कि सिर्फ ओनली 4 स्लेब रहना चाहिए, 0, 5, 18, 28, ये स्लेब होना चाहिए। 12% का स्लेब बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। ये भी डिमांड है। दूसरी डिमांड क्या है कि सिंप्लीफाई करो जीएसटी को, और सिंप्लीफाई करो। क्लियर? रैशनलाइज करो, लोगों को इजीली बढ़ सके। इवन इसमें क्या है, 2023 और 24 का डेटा देखा जाए, अगर मैं आपको 2023 और 24 का डेटा बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे कि गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है हमसे। इवन मोस्टली प्रोडक्ट इन 18% और 28%। देखते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो 18% टैक्स स्लेब से कितना परसेंटेज जीएसटी आता है, तो देखा जाए तो 70 to 75% जितना भी जीएसटी आता है, उसमें से 70 और 75% तो सिर्फ ओनली 18% टैक्स स्लेब से आता है। देख रहे हो आप कितना हो रहा है? देन आफ्टर 12% टैक्स स्लेब से कितना आता है? 2023 और 24 में 12% टैक्स स्लेब से आया है, सिर्फ ओनली 5 to 6%। कितना? रेवेन्यू जितना भी कलेक्ट हुआ है उसमें से 5 to 6%, सिर्फ ओनली 12% स्लेब से। अगर 5% टैक्स स्लेब से बात की जाए तो 6 to 7%। कितना? 6 to 7%। और अगर 28% टैक्स स्लेब की बात की जाए तो इससे रेवेन्यू कलेक्ट होता है आउट ऑफ फुल रेवेन्यू 12 to 15%, 13 to 15%। इतना रेवेन्यू कलेक्ट होता है। देख रहे हो आप, 18% टैक्स सिर्फ ओनली हमारे जितने भी मोस्टली प्रोडक्ट हैं वो 18% टैक्स ले में। देख रहे हो? और इवन एक और रिफॉर्म का बोला गया कि जो कंज्यूमर गुड है, जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं, इन सभी को लोअर टैक्स स्लेब में डालो। कितना? लोअर टैक्स स्लेब में डालो। इवन अब क्या डिस्कस हो रहा है? देखो, आप जानते हो कि स्टेट कभी भी राजी नहीं होगी रिफॉर्म करने के लिए। क्यों राजी नहीं होगी? स्टेट नेवर रेडी फॉर रिफॉर्म इन जीएसटी। देखो, आपको मालूम है जब जीएसटी इंप्लीमेंट करा गया था इंडिया के अंदर, तो कई सारी स्टेट ने ऑब्जेक्शन उठाया था
कि हम जीएसटी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, वैट पर ही डिपेंड रहेंगे। फिर उनसे बोला गया था कि जो पेट्रोल आ रहा है और जो अल्कोहल आ रहा है इनको जीएसटी से हटा दिया जाएगा, क्योंकि आपको मोस्टली रेवेन्यू वैट के पेट्रोलियम और जो अल्कोहल से मिलता है। तो तैयार हो गई थी स्टेट, बट कई सारा लॉस भी हुआ था स्टेट को। इवन जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने बोला था कि हम आपका जितना भी लॉस होगा वो उसकी भरपाई करेंगे, क्लियर, बेफिक्र रहो। तब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। अब अगर फिर से रिफॉर्म की बात चली, अगर फिर से रिफॉर्म की बात चली तो डेफिनेटली स्टेट मना कर रही है कि हम रेडी नहीं है रिफॉर्म के लिए, इससे अगेन हमारा लॉस हो सकता है। अब यूनियन गवर्नमेंट फिर से रेडी है कि इनको रिलीफ दे या फिर इनकी भरपाई करे, जो लॉस होगा उसकी भरपाई करे। तो इस पर कंसेंसस होगा। नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है, उसमें क्या डिसाइड होता है। इवन जीएसटी रिफॉर्म के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि क्या डिस्कस चल रहा है, क्लियर। यही बातें हैं, चलते बनाएंगे। देन आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरा इन कोच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज और हमारे लिए रिलीवेंट भी है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि कई सारे केसेस रेलवे में होते हैं। रेलवे में कई सारे केसेस होते हैं इन रेलवे, और कई सारे लोग बच भी जाते हैं। इवन एक बार की बात है, व्हेन आई वॉज इन दिल्ली, जब मैं तैयारी करता था दिल्ली में, तो मैं अपने घर से ताज एक्सप्रेस में जा रहा था। मैं आपको कहानी बताता हूँ, बड़ी मतलब सच्ची घटना है। इवन आप मेरे बगल में बैठने वाले एक लेडीज़ झांसी से वो बैठी, झांसी से बैठी थी, और मेरे पास ही ताज एक्सप्रेस में बैठी वो। जैसे आप जानते हो ताज एक्सप्रेस सिटिंग वाली है जो चलती है झांसी से दिल्ली तक। तो वो दीदी झांसी से बैठी थी मेरे बगल में ही, मेरे पास ही बैठी थी। तो हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि क्या करते हो आप। तो मैंने कहा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, और 2 बार मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ यूपीएससी। तो बताया मैंने उनको, तो बोली वो खुश हो गई। तो उन्होंने यही बोला, जब ये मथुरा तक पहुँची, मथुरा पर ये पहुँची ट्रेन, तो मथुरा पर पहुँचने के बाद एक लड़का आया, चैन स्नैचर था वो, क्लियर, लड़का आया। इवन मैं भी वहाँ से उठ के जो गेट होता है गेट के साइड खड़ा हो गया, और वो लड़के ने क्या किया, वो लड़के ने सोचा पहले कि मैं साथ में हूँ दीदी के, तो उसने मुझे गेट के बाहर कर दिया, मतलब गेट के आउटर साइड में देखने लगा, और वो मेरे पीछे हो गया, और एकदम उसने चैन को, जो गोल्ड चैन थी दीदी की, वो खींची, और खींचते ही दूसरे गेट से वो उतर गया चलती ट्रेन से मथुरा में। और वो दीदी चिल्लाते रह गई। इवन मैं भी समझ नहीं पाया क्या कह रही है वो। उन्होंने बोला चैन खींच गई, चैन खींच गई। तो मुझे लगा ट्रेन की चैन खींचना है। मैंने कहा दीदी क्या हो गया। तो फिर अगेन उन्होंने बताया मुझे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा केस हो गया है भैया, ये। तो फिर मैंने बोला कि आप क्या कर सकते हैं अब इसमें। वो तो उतर गया। इवन सारी पब्लिक शॉक हो गई थी इसको देखकर, और वो तो दीदी मेरे बगल में ही बैठी थी, बिल्कुल पास ही बैठी थी मेरे, और मेरा तो डिस्कशन मतलब एक फैमिलियर रिलेशन बन गया था दीदी से, उनसे। तो मतलब ये हो रहा है। और इवन अगर उस ट्रेन में कैमरा होता तो वो स्नैचर पकड़ जाता, इवन दीदी की चैन भी मिल जाती। तो ये डिसीजन सबसे अच्छा लिया है गवर्नमेंट ने कि सीसीटीवी कैमरा रेलवे कोच में इंस्टॉल करे जाएंगे, और इवन कहां पर, जो कॉमन एरिया होता है, कॉमन एरिया नियर गेट के पास जो कॉमन एरिया होता है, जैसे ये कॉमन एरिया है, इस कॉमन एरिया में 4 कैमरा इंस्टॉल करे जाएंगे, 4 कैमरास इंस्टॉल करे जाएंगे। और कहां पर, ईच गेट पर 2 कैमरा हर गेट पर करे जाएंगे। जो एंट्रेंस गेट होता है यहां पर हर कैमरा 2 कैमरा करे जाएंगे, मतलब 4 कैमरा इंस्टॉल करे जाएंगे, क्लियर। इसी के साथ ये कैमरे की इतनी हाई क्वालिटी होगी, इवन क्लियरली फेच कर सकता है, इवन क्लियरली इमेज बना सकता है, इवन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी ये इमेज को क्लिक कर सकता है, इवन लो लाइट पर भी ये क्लिक कर सकता है, इमेज पर रिकॉर्ड कर सकता है वीडियो को। इसकी ये क्वालिटी होगी। इवन ये सर्टिफाइड होगा कैमरा, इट इज सर्टिफाइड बाय स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट।
यहां से सर्टिफाइड होगा ASTQC। क्लियर? ASTQC का सर्टिफाइड भी होगा ये सीसीटीवी कैमरा और डोम शेप का होगा। कैसा? डोम शेप का। इवन इसके साथ और क्या डिसीजन लिए? देखो जैसे आप जानते हो लोकोमोटिव जो भी होते हैं पायलट, लोकोमोटिव पायलट, यहां पर भी माइक लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? डेस्क माइक लगाया जाएगा, माइक्रोफोन लगाया जाएगा इनके डेस्क पर भी। क्लियर? तो ट्रेन की सेफ्टी है। इवन कई सारे चैन सिग्नेचर, कई सारे चैन ये होते हैं, ये कई सारी चैन महिलाओं की चैन खींच के ले जाते हैं। इवन कभी भी ट्रेन में जाओ तो कभी भी अपने कोई भी ऐसी प्रीशियस चीज़ को मत ले जाओ क्योंकि चोरी बहुत होती हैं। इवन अब सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद कई सारी हमें सेफ्टी मिल जाएगी इंडियन रेलवे में। इवन हम अपना प्रीशियस सामान भी ले जा सकते हैं, चोरी का डर नहीं होगा, इवन चोर जल्दी पकड़ में आ जाएगा। और ये सबसे पहले इंप्लीमेंट किया है नॉर्थर्न रेलवे ने। नॉर्थर्न रेलवे ने। क्लियर? अच्छा डिसीजन है। इंडिया एक्स्ट्रा अफेयर मिनिस्टर मीट विद सिंगापुर फॉरेन मिनिस्टर। क्या है? जो कि इंडिया के एस जयशंकर साहब हैं, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इनकी मीटिंग हुई किसके साथ? अभी सिंगापुर फॉरेन मिनिस्टर। क्या नाम है इनका? विवियन बालाकृष्णन। क्या नाम है? विवियन बालाकृष्णन। क्लियर? विवियन बालाकृष्णन। और क्या डिस्कस हुआ? देखो सबसे पहले आप जानते हो कि हमारे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। क्या है? इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। अब ये क्या है? इसका मोटिव ये है कि जैसे आप जानते हो कि हमारी इंडिया हमेशा फोकस करती है टू मेक बेटर रिलेशन विद अ नेबर कंट्री, और इसी को देखते हुए इंडिया ने बहुत टाइम पहले, कांग्रेस के टाइम कुछ और नाम था इसका, ईस्ट पॉलिसी ऐसी नाम था, पर थोड़ा मोदी साहब ने इसका नाम चेंज कर दिया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये पॉलिसी का मेन मोटिव है जो आसियान कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, उनसे रिलेशन को एनहांस करना है इंडिया के। क्लियर? आसियान कंट्री का, जिसमें सिंगापुर भी मेजर रोल प्ले करती है। जैसे आप जानते हो आसियान का मेंबर सिंगापुर भी है। तो इन्हीं कंट्री से रिलेशन बढ़ाने के लिए जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, मोदी साहब ने और जो कांग्रेसी गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह जी ने ये स्टार्ट किया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और इसके बाद मोदी साहब ने थोड़ा बहुत नाम चेंज कर दिया था इसका, मुझे एग्जैक्ट पुराना नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, ये मतलब थोड़ा चेंज हुआ था इसमें। क्लियर? तो क्या है कि इनकी मीटिंग हुई, क्या डिस्कस हुआ? देखो सबसे पहले इन्होंने डिसाइड किया कि थर्ड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल मीटिंग होगी जल्दी से जल्दी। कहां पर? न्यू दिल्ली में। और इवन आप जानते हो कई सारे इन्वेस्टमेंट, जो कि कई सारे डील भी हुई, साइन भी हुए, डील ऑन इन्वेस्टमेंट। दोनों कंट्री एक दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगी। इवन इंडस्ट्रियल पार्क, इवन कनेक्टिविटी, सेमीकंडक्टर, और मेन स्किल डेवलपमेंट। ये तो मेन है। कभी भी सिंगापुर से कोई भी डील होगी तो स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल पार्क 2 पॉइंट जरूर मेंशन करके आया ना, आंख बंद करके मेंशन करके आया ना, तो आपका सही हो जाएगा। क्लियर? ये सब डिस्कस हुआ है, ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं हुआ क्योंकि ये अभी चाइना जाने वाले हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है। क्लियर? याद रखोगे? चलते बनाएंगे। इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी डील विद सऊदी अरेबिया कंपनी टू इंपोर्ट डाई अमोनियम फॉस्फेट। क्या है? देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे किसानों को अपनी फील्ड की प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए कई सारे फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट सबसे अच्छा फर्टिलाइजर है। क्लियर? तो क्या है कि जेपी नड्डा जी, ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल। अब ये मत कहने लगना कि सर
ये तो हेल्थ मिनिस्टर हैं, देखो 2 मिनिस्ट्री होल्ड कर हैं, केमिकल की भी और इवन हेल्थ मिनिस्ट्री भी होल्ड करके रखे हैं। क्लियर। अब क्या है, ये गए हैं सऊदी अरेबिया। कहां पर? सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया में इनकी डील हुई सऊदी अरेबिया में वहां के इनके काउंटर पार्ट से कि पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, इवन फर्टिलाइजर पर डिस्कस हुआ। कहां पर? ये 3 डील हुई, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल और फर्टिलाइजर पर। और हमारी इंडिया की 3 कंपनियां, याद रखना, उन्होंने डील साइन करी है कि वो डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करेंगी। कितना करेंगी वो मैं आपको बताता हूं। देखो पहले कंपनी के नाम जान लीजिए जो इंडिया की कंपनी है। 3 कंपनियों ने डील करी है, इंडियाज कंपनीज। पहली है आईपीएल, देखो इंडियन प्रीमियम लीग है, ये कंपनी का नाम है आईपीएल। देन आफ्टर किफिको, ऐसे कुछ नाम है, किम्फिको नाम है इसका। क्लियर। देन आफ्टर सीआईएल, किफिमको, देख लेना आप एक बार कंफर्म कर लेना, किविको है ना, क्या है कि एक बार कंफर्म कर लेना। सीआईएल, 3 कंपनी क्या है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की मैडम उनकी कुछ लैंग्वेज होगी। क्लियर। ये कंपनी से फर्टिलाइजर इंपोर्ट करेगी। कितना? 3.1 मिलियन टन, 3.1 मिलियन टन एनुअली इतना इंपोर्ट करेगी। क्लियर। वो हमारी इंडिया की कंपनियां हैं, वो 3.1 मिलियन टन फर्टिलाइजर जो कि डाई अमोनियम फॉस्फेट है, इसको इंपोर्ट करेगी। क्या करेगी? डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसको इंपोर्ट करेगी। कहां से? सऊदी अरेबिया से। और इससे बेनिफिट होगा हमारे किसानों के लिए, इवन 3.1 मिलियन टन एनुअली। और ये 5 ईयर के लिए डील है। कितना? 5 साल तक। इवन 2025 और 26 में स्टार्ट भी हो जाएगी ये डील। क्लियर। तो 2000 कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। 3.1 मिलियन टन इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी हमारी 3 कंपनियां, जो कि एक आईपीएल है, एक दूसरी सीआईएल है और तीसरी है केफिम को, देख लेना यार, वो कंफर्म कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है। मेडमी सऊदी अरेबिया की कंपनी है जो कि फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करेगी और 3.1 मिलियन टन एनुअली एक्सपोर्ट करेगी और 5 साल तक की ये डील है। इवन इसके साथ फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल और डील हुई। और इनके साथ जेपी नड्डा के साथ जो सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल में, क्लियर, ये भी गए थे। तो यही कहानी है। क्लियर। तो अब और एक और मैंने आपको बताया नहीं शायद, अभी एक न्यूज़ आई थी, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी सारी स्टेट को डायरेक्ट किया है। क्या बोला है सारी स्टेट को? ये बोला है कि जो सर्टिफाइड, नॉन सर्टिफाइड फर्टिलाइजर किसानों को बांटा जा रहा है, वो स्टेट उसके लिए लीगल एक्शन ले। क्योंकि कई सारे दुकान वाले जो कि सर्टिफाइड फर्टिलाइजर है वो किसानों को नहीं दे रहे हैं और अल्टरनेटिव दे रहे हैं उसका, जो कि सर्टिफाइड नहीं है बट सील लगा के दे रहे हैं कि ये सर्टिफाइड है। तो किसानों को वीकेंड से गलत बताया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इसके लिए सारी स्टेट को, जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने डायरेक्ट किया है कि आप इस पर लीगल एक्शन लो। जो भी दुकान वाला ऐसा काम कर रहा है उसका लाइसेंस रद्द करो, इवन उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। सारी स्टेट को बोला है किसानों के संग गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर। किसान हमारे देश की शान है। क्लियर। इसी को देखते हुए ये भी लेक्चर, आज न्यूज़ कम थी तो 14 जुलाई के आपके करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करो। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।